2030 तक शायद सिर्फ 10% ही वर्ल्ड का रेन फॉरेस्ट बचे। ही लगता है लोगों ने इसे बस एक निबंध का टॉपिक और चुनाव का एक हिस्सा ही समझ के रखा है। इसका कारण ये हो रहा है कि थोड़े से मानसून आने पे ही पूरे के पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। इस बाढ़ का कारण बादल फटना बताया गया था। 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, हजारों घर तबाह हुए थे। कुछ लोगों का पता तो आज तक नहीं चल पाया। जब भी हम मोबाइल खोलते हैं हमें सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आता है कि आज ये शहर डूब गया, आज यहाँ बाढ़ आ गई, आज ये नाला बह गया, आज ये सड़क बह गई। मतलब हर जगह यही मैसेज, हमारी शुरुआत ही इसी नोटिफिकेशन से होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरियस मुद्दे पे एक वीडियो बनाई जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लड के विषय में बात करेंगे कि किस तरह इंडिया का ज़्यादातर कोना फ्लड से डूबा हुआ है। और सिर्फ इंडिया ही क्या, इंडिया के बाहर के देश भी डूबे हुए हैं। किस तरह हर जगह पानी ही पानी है, किस तरीके से फ्लड ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। आज जहां देखो वहां पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं मुंबई तो कहीं गुजरात, कहीं आसाम तो कहीं बिहार। इस देश का कुछ कोना ही बचा होगा जहां बाढ़ ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया होगा। जब हम बाढ़ की बात कर रहे हैं तो हमें याद आती है 2013 की बाढ़, जो अब तक की सबसे भयानक बाढ़ थी। जिस बाढ़ पे केदारनाथ मूवी भी बनी थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ केदारनाथ बाढ़ की। वो बाढ़ जिसने सबको हिला के रख दिया था। 2013 में केदारनाथ में आई हुई बाढ़ वो पूरे हिमालय के इतिहास में सबसे बड़ी बाढ़ थी। इस बाढ़ का कारण बादल फटना बताया गया था। 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, हजारों घर तबाह हुए थे। कुछ लोगों का पता तो आज तक नहीं चल पाया। आज उस बाढ़ को आए हुए पूरे 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी मानसून आता है हमें वापस से वो बाढ़ वाला दिन आता है। क्यों? क्योंकि आज भी हम वो सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। आज भी लाखों घर तबाह हो रहे होते हैं, कई सारे लोग रोड पे आ चुके होते हैं। आज भी मानसून आने पे पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। सिर्फ कुछ समय की बारिश पूरे शहर को डुबा जाती है। और यहाँ मैं कुछ समय मतलब 1 या 2 दिन की नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 घंटे की बात कर रही हूँ। सिर्फ 1 या 2 घंटे की बारिश पूरे शहर को डुबा जाती है और पूरे लोगों का जीवन अस्त और व्यस्त कर देती है। मानसून आने पे किसान खुश हुआ करते थे, बच्चे खिलखिलाते कि अब मौसम ठंडा होगा। किसान खुश होते थे कि भाई अब हमारे खेती को पानी मिलेगा। लेकिन आज वो मानसून उन्हें खुशी ना दे के उन्हें रोना देता है। आज बच्चे जो हमारे आने वाले का भविष्य, आज उनका भविष्य खतरे में है। वो स्कूल तक नहीं जा पाते, उन्हें स्कूल जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब इन सारे वीडियोस को देखने के बाद हम उस विषय में बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से थोड़े से मानसून में इतना ज्यादा फ्लड आ जाता है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता था कि पेड़ लगाओ देश बचाओ। किस तरीके से पेड़ हमारे जीवन को सुरक्षित करेगा। ही लगता है लोगों ने इसे बस एक निबंध का टॉपिक और चुनाव का एक हिस्सा ही समझ के रखा है। हमारा अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, मतलब ज्यादातर हिस्सा पानी का है। 31% ही है जो कि एक जंगल एरिया है और उसमें से भी सिर्फ 18% ही बचा है पूरे वर्ल्ड में। 1990 से लेके हम अब तक 420 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को गवा चुके हैं। 2400 पेड़ हर 1 मिनट में काटे जा रहे हैं और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक 3 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन। 2030 तक शायद सिर्फ 10% ही वर्ल्ड का रेन फॉरेस्ट बचे। ये सब तो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डाटा बताया जो कि हम पढ़ते हैं, बाई सर्च करके बता रहे हैं। लेकिन वो डाटा जो हम अपने आँख से देख रहे हैं, क्या हमें नहीं दिख रहा है कि पेड़ कितनी स्पीडी से कट रहा है? क्या हमें नहीं देख रहा है कि लोग आज के टाइम पे सीमेंट से ज़्यादा वुड की तरफ जा रहे हैं कि भाई ये वुडन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, वुड की अब एसी आने लगी, फ्रिज आने लगी। भाई ये सारी चीज़ कहाँ से आ रहे हैं? पेड़ कोई काट के आ रहे हैं। और आप जब पेड़ लगाओगे ही नहीं तो पेड़ कहाँ से उगेगा? और आपको उनका सामान भी चाहिए। जब पेड़ रहेगा ही नहीं तो वो क्या पानी एब्जॉर्ब करेगा? जब वो पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो भाई फ्लड कैसे रुकेगा? तो फ्लड की मात्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए मैंने 2013 की बात की कि 2013 वो समय था और आज हम 11 साल बाद भी उसी कंडीशन में खड़े हैं। कुछ भी चेंज नहीं है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई है। आज जिस तरीके से हर कहीं घर बन जा रहा है, हर कहीं बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है, कहीं भी कोई रोकथाम नहीं है। आज उसका कारण ये हो रहा है कि थोड़े से मानसून आने पे ही पूरे के पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, पूरा का पूरा घर बह जाता है। अवैध निर्माण पर योगी सरकार में लगातार एक्शन हो रहे हैं। अब राजधानी लखनऊ में एक और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। हैदर कैनाल पर करीब 2000 अवैध निर्माण कर लिए गए हैं।
इन अवैध निर्माण की वजह से बारिश के बाद इलाके में जलभराव के हालात बनने की आशंका भी है, जो बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। आज हम लोग घर कहीं भी बना देते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास सीवेज है या नहीं, हमारा सीवेज अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब आपके घर में सीवेज की व्यवस्था ही नहीं है तो वाटर लॉगिंग होगी ही ना। जब आप बस घर बनाने पे ध्यान दे रहे हो, कहीं से भी आपने नाली निकालने का जगह नहीं दिया है, तो भाई आपका एरिया स्विमिंग पूल क्यों ना बने। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमने तो सीवेज बनवाया, हमने तो नाली बनवाई, फिर भी ये हो रहा है। चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आपने सीवेज बनवाया, लेकिन उस सीवेज को ब्लॉक करने का कारण भी आज हम और आप ही हैं। आज हमारे घर के यूज हो रहे प्रोडक्ट्स ही उस सीवेज को ब्लॉक करने का कारण है। हम अपने डेली टू डेली लाइफ में जो प्लास्टिक्स यूज करते हैं, जो पॉलीथीन यूज करते हैं, भाई हम उसको कहाँ डिस्पोज करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया। अब आप कहेंगे नहीं भाई हम तो डस्टबिन का यूज करते हैं। अब आप खुद बताओ कितने % लोग हैं जो कि डस्टबिन का यूज करते हैं। पहली बात तो वो डस्टबिन का यूज नहीं करते, और दूसरी बात भी, चलो आपने डस्टबिन का यूज करा, फिर वो डस्टबिन का कचरा कहाँ जाता है, कहाँ डिस्पोज होता है, और वो डिस्पोज होने के बाद क्या पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाता है? नहीं। हमने बचपन से पढ़ा है कि पॉलिथीन इज अ नॉन डिकम्पोजेबल प्रोडक्ट, और पॉलिथीन कितना नुकसान है क्या ये हमें नहीं पता। जी हाँ, पॉलिथीन और प्लास्टिक भी फ्लड आने का एक बहुत बड़ा कारण है। सबको पता है कि प्लास्टिक कितना ज्यादा हार्मफुल है, फिर भी हम उसका यूज कर रहे हैं। अभी तक वो बैन नहीं हुआ है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2011 से लेकर अब तक 7.11% प्लास्टिक वेस्टेज इंक्रीज हुआ है, और 2024 में बस 220 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्टेज जनरेट हुआ है। हम टॉप 5 कंट्रीज में से आते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट करने में सबसे आगे हैं। एक पॉलिथीन को वेस्ट होने में लगभग 450 साल लग जाते हैं। पॉलिथीन हमारे देश, हमारे विश्व को नुकसान करता ही करता है, साथ में ये हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। अब आपने सुना ही होगा कि हमें प्लास्टिक के बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम गर्म खाने को प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो प्लास्टिक पिघलती है, और जब वो पिघलती है तो उसमें से केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल्स हमारे खाने के साथ मिल जाते हैं। और ये वही केमिकल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक बनाने में यूज होते हैं, और वो केमिकल्स हमारे खाने से मिलते हैं और हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। बाइफिनोल और थायलेट जैसे केमिकल का यूज होता है प्लास्टिक का बर्तन बनाने में, और जब ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाती है फिर वो कैंसर का कारण बनती है और भी कई सारी बीमारियां पैदा करती है। ये चीज तो मैंने बस आपको शॉर्ट में बताई, क्योंकि मेरा सिर्फ एक यही टॉपिक नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अगर मैं इस पे सिर्फ एक वीडियो बनाऊं तो पूरी की पूरी वीडियो हो जाएगी, और वो भी काफी अच्छी खासी मिनट की। इसलिए जितना भी हो सके आप प्लास्टिक को इग्नोर ही करें। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन से फ्लड आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन कैसे एक बड़ा मुद्दा है फ्लड आने का। जैसे दोस्तों मैंने कई जगह देखा है कि लोगों ने नालों पे घर बना लिया, मतलब सरकार ने सीवेज बना के दिया, लेकिन लोग अपने घर को और बड़ा बनाने के लिए कि भाई उनको और जगह मिले, वो नालों पे ही घर बना ले रहे हैं। मतलब वो सीमेंट कर रहे हैं और उस पे एक पूरा महल खड़ा कर रहे हैं। और जब मॉनसून आएगा और जब वो सीवेज ओवरफ्लो होगा तो भाई आपके बिल्डिंग का बेस क्या रहेगा, और क्या वो बाढ़ की वजह से गिरेगा या नहीं गिरेगा। थोड़ी सी भी बारिश हुई और इस जगह को डूबना है। जब भी मॉनसून आता होगा आपको एक ना एक खबर जरूर मिलती होगी कि भाई नदी ने इस घर को बहा के ले गया, आज नदी की वजह से इन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, आज नदी की वजह से ये घर के लोग बेघर हो गए। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब मैंने पता किया और जब मैं ग्राउंड पे उतरी, जब मैंने रिसर्च किया, लोगों से पूछा, जब पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला कि जब सूखा पड़ता है तब वो लोग वहाँ घर बना लेते हैं और फिर वो लोग अपना जीवन वहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। और भाई जब मॉनसून आती है और जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तब उनका घर बह जाता है। कुछ लोगों ने तो सिर्फ कच्चे मकान बनाए क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी बारिश आएगी घर उनका बह जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने तो पक्का मकान बना के रखा है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप घर मत बनाओ, लेकिन अब घर बनाने से पहले थोड़ा तो ध्यान दो। ये तो फिर भी कच्चे घर बनाते हैं, कुछ लोग तो भाई वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा करते हैं। फिर आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि आज 5 मंजिला मकान गिर गया, 4 मंजिला मकान गिर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके के बेफालतू टॉपिक को क्यों उठा रही हूँ, लेकिन ये एक बेफालतू टॉपिक नहीं है, एक बहुत सीरियस मुद्दा है। क्योंकि इस जगह पे सरकार पहले ही कह चुकी थी कि आप इस एरिया पे, इस स्थल जगह पे आप घर नहीं बना सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे घर बनाते हैं और अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। तो दोस्तों आप लोग ओवर कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन करना बंद करो। अगर सरकार ने मना किया तो वो आपके फायदे के लिए करी है, और अगर उसके बावजूद भी अगर आपके अगल बगल कोई इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करो, उसके बाद सरकार उनको देखेगी। हमें ज्यादातर जगह दिखता है कि आज ये ब्रिज गिर गया, आज ये पुल गिर गया। ब्रिज तो छोड़ो यार, यहाँ का रोड ही बहे जा रहा है। लोग डेली टू डेली लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, बच्चे
स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है ढंग से। इन सब का कारण क्या है, इतनी अव्यवस्था क्यों है? पहले बात, हमें सीवर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज को आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स का मतलब है प्राइवेट ठेकों को दे देना, और जब ये सारे प्रोजेक्ट आउटसोर्स होते हैं तो गवर्नमेंट की इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और जब गवर्नमेंट इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो प्राइवेट सेक्टर्स अपने हिसाब से काम करते हैं और अपनी मर्जी का काम करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिज और पुल ढह जाते हैं। तो प्लीज कंस्ट्रक्शन को आउटसोर्स मत करो। ये जो कॉलोनीज कट रही है, ये किसके परमिशन से कट रही है? कौन इनका परमिशन देता है? अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि डीएम का ऑर्डर है, और डीएम से पूछा जाए तो कह रहा है ऊपर से प्रेशर है। और ऊपर से प्रेशर मतलब वही जो सरकार के चेन से बंधे हुए हैं। भाई, ये आपके ऊपर के प्रेशर के चक्कर में ना नॉर्मल लोगों की जिंदगी ऐसी तैसी हो रही है और उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। ये सारे जो ब्रिज, रोड, पुल बन रहे होते हैं, इनका फंड कहाँ से आता है? कहाँ से इनको फंड मिलता है? कितना बजट होता है इनका? एक ब्रिज या पुल बनने का बजट 5 से 6 हजार करोड़ होता है, और इस बजट का फंड हमारे और आपके पैसे से जाता है। आपको क्या लगता है, इस ब्रिज बनने को क्या कोई नेता अपने पॉकेट से देता है? क्या कोई बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट करता है? नहीं, ये हमारे टैक्स से जाता है। हम जो टैक्स पे कर रहे होते हैं उनके पैसों से ये चीज बन रही होती है, और हमें मिलता क्या है उसके बदले में? और हमारे टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? पानी में। इन सब का एक उपाय है कि इन्हें भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन देना चाहिए। जिस तरीके से सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करती है, उन पे किसी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता, उसी तरीके से इन डिपार्टमेंट्स को भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। जब टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई जैसों के लिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है, तो जिसमें जन हानि हो रही है, जिसमें जन की हानि हो रही है सीरियसली, क्या उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाहिए? आज आप इंडिया का हर एक इशू उठा के देखो, चाहे वो समुद्र के किनारे हो या फिर इंडिया का बिजली हिस्सा, आज हर स्टेट पानी से डूबा हुआ है। अब भाई हम इसमें ये कह सकते हैं जो समुद्र किनारे वहां पे भाई बारिश ज्यादा हुई है, इसकी वजह से फ्लड आई है, लेकिन भाई जो बिजली हिस्सा में है उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट। रेस्क्यू टीम अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को बचा रही है। अब जब रेस्क्यू टीम की बात निकली तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करना चाहूंगी कि भाई मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज यार आप डेंजर जगह पे ये रील्स बनाना बंद करो। प्लीज यार, ये फेमस होने के लिए ना अपनी जान को जोखिम में मत डालो। जब भी न्यूज देखोगे ना, आपको ये न्यूज जरूर मिलेगी कि आज ये लड़का रील्स बनाते हुए गया, आज ये लड़की रील्स बनाने में चली गई, ये वीडियो बनाते हुए ये ग्रुप चली गई, कोई ट्रैकिंग करते हुए में बह गया। तो प्लीज आप अपनी जान से खिलवाड़ मत करो। आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके पीछे आपके जाने वाले बेचैन रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़ किसी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज नहीं है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हम उसे और ना खराब करें अपने हाथों से, ये जिम्मेदारी हमारी है। जितना हो सके हम इसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, नहीं तो वही कल की मूवी वाला हाल होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने कल की मूवी तो देखी होगी, उसमें ये चीज़ दिखाया गया कि आने वाले टाइम में किस तरीके से दुनिया तबाह हो चुकी होगी। तो भाई वो सारा सिचुएशन आप अभी ना लेके आएँ। तो ये सब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने देश को, अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं। हमें प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करना होगा, हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होगी, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाना होगा। और सिर्फ भाई फोटो के लिए नहीं, रियल में हमें इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए मोर प्लांटिंग करनी होगी। नालों को साफ रखना होगा, वो गंदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। और प्लीज इस नेचुरल कैलेमिटीज में आप करप्शन ना करें, इस चीज में आप पॉलिटिक्स ना खोजें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ना गरीब या अमीर को देख के नहीं आती है, वो जब आती है ना तो सबको लेके जाती है। हमारा पूरा का पूरा देश स्विमिंग पूल ना बन जाए, इस चीज के लिए हमें मेहनत करनी होगी। आई होप इस सिचुएशन को आप खुद से रिलेट किए होंगे। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कहीं ना कहीं कोई इस सिचुएशन में ज़रूर फंसा होगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजवाएं। अगर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाती है तो आप खुद मदद करें, क्योंकि जब इंसान प्रॉब्लम में होती है ना, तब वहाँ हमें ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों का खाना नहीं पहुँच पा रहा है, वो ढंग का पानी नहीं पी पा रहे, तो अगर आप इतने काबिल हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पहुँचाएं। तो जितना से ज़्यादा हो सके आप लोगों की मदद करें और इस देश को बचाने में अपना योगदान दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और कितने लोग इस तरीके का रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रहे हैं। क्योंकि मैंने इस सोल्यूशन की शुरुआत ग्राउंड लेवल पर कर दी और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिचुएशन में लोगों की मदद करें इस वीडियो के जरिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो करें ताकि यहाँ पे मैं अच्छे कंटेंट ला सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।